हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और ATC हाई एल्टीट्यूड पर 3 प्लेन्स को गाइड कर रहा था। देखते ही देखते ये तीनों प्लेन्स एक ही लोकेशन पर आ गया, इसलिए 2D रडार पर प्लेन का नंबर आपस में ऐसे मर्ज हो गया कि ठीक से पढ़ पाना भी मुश्किल होने लगा। तभी अचानक तीनों में से एक प्लेन रडार से गायब हो गया। लेकिन कहाँ? एक पल को लगा जैसे ये तीनों प्लेन्स आपस में टकरा गए हो, पर ऐसा नहीं था। इनके बीच हजारों फीट का फासला था। तो फिर ये कैसे हो गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। एयर इंडिया फ्लाइट 182 329 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स के साथ मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को अटलांटिक ओशन से होते हुए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जाना था। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। ATC एयर इंडिया के साथ साथ 2 और प्लेन्स को गाइड कर रहे थे। एयर इंडिया 31,000 फीट पर, उसके 4,000 फीट ऊपर TWA और उसके 3,000 फीट ऊपर CP फ्लाइट उड़ान भर रहा था। इन तीनों प्लेन्स का डायरेक्शन सेम था, इसलिए 2D स्क्रीन पर ATC कंफ्यूज हो रहे थे। दरअसल 3D स्क्रीन में हम बड़े ही आसानी से प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर 2 डायमेंशन के स्क्रीन में टॉप व्यू से देखना, वो भी सेम लोकेशन में, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है ATC को। लेकिन ATC को इसका डर थोड़ा सा भी नहीं था, क्योंकि 2 प्लेन्स जब एक ही लोकेशन में ऊपर नीचे फ्लाई करते हैं तो इन दोनों के बीच कम से कम 1,000 फीट का डिस्टेंस होना जरूरी है। यहाँ पर 3 प्लेन्स एक ही लोकेशन में एक साथ उड़ रहा था और इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस 2 से 4,000 फीट था, इसलिए इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। लेकिन तभी एयर इंडिया रडार से गायब हो गया। आमतौर पर प्लेन्स ऐसे कंडीशन में रडार से गायब हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में वापस भी आ जाते हैं। फिर भी ATC ने बिना देरी किए एयर इंडिया 182 को कॉल किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। वो बार बार कोशिश कर रहे थे, पर न तो कोई जवाब मिल रहा था और न ही दोबारा वो प्लेन रडार में दिखाई दिया। किसी भी तरह का इमरजेंसी या मेडे कॉल नहीं किया गया। 329 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स की जान अब खतरे में थी। तुरंत ही कई सारे शिप्स को एयर इंडिया की लास्ट लोकेशन पर भेजा गया। करीब 2 घंटे के बाद उन कार्गो शिप्स ने कंफर्म कर दिया कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 अब नहीं रहा। इस खबर के तुरंत बाद भारत में मातम छा गया। करीब 200 किलोमीटर से भी अधिक एरिया में प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े पानी में तैर रही थी। इस मजबूत प्लेन का अगर ये हश्र हो सकता है, तो जरा सोचिए इस प्लेन के अंदर बैठे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। किसी की भी जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। नदिया के पार मूवी में काम करने वाले एक्टर इंद्र ठाकुर भी इसी प्लेन में सवार थे। सन 1982 में नदिया के पार और 1985 में आई मूवी तुलसी, ये उनके जीवन की आखिरी 2 फिल्में बन के रह गई। 329 लोगों में से सिर्फ 131 डेड बॉडीज को ही समुद्र से निकाला जा सका। बाकी सभी डेड बॉडीज समुद्र के अनंत गहराइयों में कहीं खो गई। जिंदगी कब करवट बदल लेती है, साला पता ही नहीं चलता। 198 बॉडीज उनके घर वालों को नसीब भी नहीं हुआ। 131 बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां मेडिकल की एक टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। जांच के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। ज्यादातर पैसेंजर्स की मौत हवा में 31,000 फीट के एल्टीट्यूड में ही हो चुकी थी। यानी कि प्लेन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे सभी लोगों की मौत हो गई। सारे बॉडीज में से 2 बॉडी बिल्कुल ही अलग कहानी बयान कर रहा था। इनकी हड्डियां बुरी तरीके से टूट चुकी थी, मानो इन दोनों को 31,000 फीट ऊपर प्लेन से बाहर फेंक दिया गया हो, क्रैश होने से ठीक पहले। ये मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ बयान कर रही थी कि हो ना हो 31,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए हो। इस मेडिकल रिपोर्ट को अगर कोई सच साबित करके उन सारे अनसुलझे सवालों से पर्दा उठा पाता, तो वो था सिर्फ प्लेन का ब्लैक बॉक्स, जिसमें प्लेन के अंदर हो रही सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पर ये दोनों ब्लैक बॉक्स अभी 6,500 फीट की गहराई में कहीं छिपा बैठा था। इन्वेस्टिगेशन की टीम भी लगे हुए थे इस केस को सॉल्व करने में,
25 मई 2002 जब चाइना एयरलाइन फ्लाइट 611 के हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्लेन में गड़बड़ी बस इतनी सी थी कि इसके मेंटेनेंस में प्लेन के टेल में आई एक क्रैक को रिप्लेस नहीं किया गया। एयर इंडिया 182 भी चाइना एयरलाइन फ्लाइट 611 की तरह बोइंग 747 का ही मॉडल था। दोनों ही प्लेन का चकनाचूर हो गया हाई एल्टीट्यूड में ही। तो क्या एयर इंडिया में भी कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ था? इसकी भी काफी छानबीन करने के बाद कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा सिवाय एक के। एयर इंडिया 182 में 4 इंजन होता है, लेकिन उस दिन प्लेन के विंग्स में 5 इंजन को इंस्टॉल किया गया था। तो क्या यही 5वां इंजन इस हादसे का कारण बना? दोस्तों, बोइंग 747 की एक खासियत ये भी है कि वो एक एक्स्ट्रा इंजन को भी लेके उड़ान भर सकता है। अगर इसका इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं किया गया तो तेज हवा के कारण ये टूट भी सकता है, विंग्स भी डैमेज हो सकता है। इस 5वें इंजन के इंस्टॉलेशन के बारे में भी गहराई से छानबीन किया गया, पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जो हादसे का कारण 5वां इंजन बता सकता है। घटना के करीब 15 दिन बाद अब तक भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाया जिससे एयर इंडिया की गुत्थी सुलझ सके। उधर समुद्र में खोजी दल को 15 दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के सिग्नल को ट्रैक कर लिया था। फिर क्या था? करीब 4 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम को पहला ब्लैक बॉक्स मिल गया। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद लग रहा था मानो कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल है। हादसे के कुछ सेकंड्स पहले भी सब कुछ नॉर्मल ही था और फिर अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो गया। इस रिकॉर्डिंग ने ये साबित कर दिया कि पायलट समेत प्लेन में बैठे सभी लोग इस हादसे से अनजान ही थे और प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेडिकल रिपोर्ट भी यही कह रही थी, मानो उसे 31,000 फीट ऊपर से फेंक दिया गया हो। उधर समुद्र में खोजी दल ने भी यही बयान दिया कि प्लेन का मलबा करीब 200 किलोमीटर से अधिक एरिया में फैला हुआ है। ऐसा तभी हो सकता है जब हवा में ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर ये समुद्र में गिरने के बाद टूटता तो सारा मलबा आसपास ही होता। एयर इंडिया फ्लाइट 182 के साथ क्या हुआ? इसका जवाब तो मिल गया, पर कैसे हुआ? इसकी 2 पॉसिबिलिटीज थी। पहली पॉसिबिलिटी कि इसमें स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ होगा, पर ऑफिसर्स को स्ट्रक्चरल फेलियर का कोई भी सबूत नहीं मिला। अब यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटीज की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई और वो संभावना थी प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट की। अब एक टीम बॉम्ब ब्लास्ट की छानबीन करने में लग गए। वहीं दूसरी ओर समुद्र के अंदर हजारों टुकड़ों में से उन टुकड़ों को ढूंढने में लग गए जिसका गहराई से अध्ययन करके ये पता लगाया जा सके कि वाकई में ये हादसा बॉम्ब ब्लास्ट से ही हुआ था या फिर स्ट्रक्चरल फेलियर। उधर सारे पैसेंजर्स का डिटेल निकालने के बाद ये पता चला कि एक अज्ञात पैसेंजर ने एयर इंडिया का टिकट लिया था, पर वो प्लेन में बैठा नहीं, लेकिन उसके लगेज को प्लेन में डाला गया था। इन्वेस्टिगेशन की टीम को एक और चौंका देने वाली खबर मिली। उस दिन नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी एक लगेज में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये बॉम्ब ब्लास्ट भी कहीं न कहीं एयर इंडिया 182 के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि उस बैग को भी नरीटा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला फ्लाइट एयर इंडिया फ्लाइट 301 में डाला जाना था। यानी कि एयर इंडिया के 2 प्लेन्स को टारगेट किया गया था, लेकिन नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वो बैग एयर इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाया। इन दोनों ही बैग्स के पीछे 2 अज्ञात पैसेंजर थे जिन्होंने अपना नाम एम सिंह और एल सिंह बताया था। एम सिंह और एल सिंह के बारे में जब पता चला तो एक अलग ही कहानी सामने आ गई। टोरंटो एयरपोर्ट में एम सिंह नाम के एक शख्स ने चेक इन किया। उसका कहना था कि मेरा टिकट कंफर्म हो चुका है, जबकि उसे वेटिंग करने के लिए कहा गया। एम सिंह ने लेडी एजेंट से बड़े ही गुस्से और भद्दे तरीके से कहा कि मेरे बैग को एयर इंडिया में लोड करो। काफी बहस के बाद वो धमकी भी देने लगा। ये सब देखते हुए वो लेडी एजेंट डर गई और एम सिंह के लगेज को एक्सेप्ट कर लिया गया। उस दिन लगेज को चेक करने वाला एक्सरे काम नहीं कर रहा था, इसलिए PDD नाम के एक डिवाइस से लगेज की जांच किया जाने लगा। जांच करने वालों को बताया गया था कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो एक तेज आवाज सुनाई देगा। जब एम सिंह के लगेज को चेक किया गया तब आवाज तो आई, लेकिन धीमे धीमे। अब उन्हें ये नहीं पता था कि अगर आवाज धीमे आई तो क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने एम सिंह के लगेज को एयर इंडिया में लोड करने का परमिशन दे दिया। फिर क्या था? 31,000 फीट पर हुआ एक जोरदार धमाका।
एयर इंडिया फ्लाइट 182 हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस घटना को टाला जा सकता था अगर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी सिस्टम को फॉलो किया जाता। एयर इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को वार्निंग भी दिया था कि प्लेन में अटैक हो सकता है। अगर सभी अपना अपना काम ईमानदारी से करते तो शायद ये हादसा टल जाता, शायद 329 घरों के दिए ना बुझते। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन्होंने आखिरी बार लाश को भी नहीं देखा। वो बस यही कहते हैं कि इस बात को हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब भी इस विशाल समुद्र को देखता हूँ तो लगता है जैसे समुद्र के इन्हीं खारे पानी में, इन्हीं लहरों में कोई अपना रहता हो। वो अपना जिसे दोबारा कभी देख न सके, दोबारा कभी मिल न सके। बस दुआ करते हैं कि वो जहां भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस घटना के कुछ दिनों बाद एल सिंह और एम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दोनों ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तान मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। ऐसा करने से किसी को कुछ मिला नहीं, पर खोया बहुत कुछ। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही।